तो जैसे कि है, हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स कर रहे थे, कल हमने सॉल्युबिलिटी देखा, हमने देखा कि प्रोटीन्स जो है वो ट्रू सॉल्यूशंस नहीं बनाते, बल्कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं अगर वो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट हो। रीज़न है ड्यू टू देयर बिगेस्ट साइज। और हमने देखा कि इनका मॉलिक्यूलर वेट वैरी करता है फ्रॉम 4000 मॉलिक्यूलर वेट टू 69,000 मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। शेप इनकी मतलब वाइड वेरिएशन है। शेप में कुछ ओवल शेपेड है, कुछ elongated है, फिब्रस शेप जो रखते हैं। और हर एक अमाइनो एसिड का हमें पता ही है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है, जहां वो एक्ट करते हैं एज अ डाइपोलर आयन या ज़्विटर आयन। तो ये इसी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की वजह से प्रोटीन्स को भी यही प्रॉपर्टी मिली है कि ये अपने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे फंक्शन करते हैं, जैसे कि पेप्सिन है, सिजेन है, ह्यूमन एल्ब्यूमिन है। अब हमें देखना है कि एक और प्रॉपर्टी कि प्रेसिपिटेशन ऑफ एट पीआई हुआ आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। मतलब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं उनके पास एबिलिटी है टू प्रेसिपिटेट होना। पहले प्रेसिपिटेट क्या हुआ कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं या एग्लूटिनेट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं एक जगह और आपस में एक मास बनाते हैं, तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे लीस्ट सॉल्युबल होते हैं कि वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। अलबत्ता वो एज अ प्रेसिपिटेट्स एक्ट करते हैं, आपस में प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं, एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जैसे कि सिजेन जो मिल्क प्रोटीन होता है, ये एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 4.6 पे प्रेसिपिटेट होता है। और दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये भी नेचुरल वे है प्रेसिपिटेशन कि इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं जो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। हम देखते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस है ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो मिल्क पे मतलब जब हम उसको कर्ड में ताकि फर्मेंटेशन हो जाए और कर्ड बन जाए, वो बैक्टीरिया तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो उस लैक्टिक एसिड की एक्शन से जो मिल्क प्रोटीन है वो असल में प्रेसिपिटेट हो जाता है और बन जाता है कर्ड। हम देखते हैं मिल्क नेचुरली जब हम देखेंगे वो लिक्विड में होता है। yes, recording is also on, so you no need to worry। तो वो लिक्विड में होता है, जब कर्ड बनता है उसमें सीधे लगता है जैसे जो सिजेन प्रोटीन है वो आपस में जुड़ के मतलब एक प्रेसिपिटेट बना चुके हैं। अगर हम फिल्टर करेंगे कर्ड को तो हम देखेंगे उसमें फिल्टर पेपर पे एक तो प्रेसिपिटेट रहेगा, वो किसका रहेगा, कर्ड का। और रेस्ट जिसको हम योगर्ट बोलते हैं, और फिर उस फिल्टर थ्रू जो पास होगा लिक्विड, जिसको जो दही में वो पानी अलग निकलता है, तो वो तो रिमूव करेंगे, लेकिन जो प्रेसिपिटेट होगा वो जो फिल्टर पेपर पे रहेगा। यहाँ तक कि जब कर्ड बनता है तो हम देखते हैं कि कर्ड में पानी भी अलग निकलता है और प्रेसिपिटेट जो मिल्क सीजेन प्रोटीन का बना होता है वो बनता है। अब है सॉल्टिंग आउट मेथड। मतलब यहाँ प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन होती है, लेकिन हमें तब सॉल्ट्स की एडिशन करनी पड़ती है। न्यूट्रल सॉल्ट्स का यहाँ यूज़ होता है क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे हो जाती है प्रोटीन्स की, क्योंकि तब वो सॉलेबल नहीं होते। तो वही सॉल्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो जिनमें चार्ज नहीं होते बल्कि न्यूट्रल होते हैं। उसमें आता है अमोनियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। ये सॉल्ट्स जो है ये प्रोटीन्स को डिहाइड्रेट करवाते हैं, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं और जो प्रोटीन का सॉलिड पार्ट होता है वो आपस में जुड़ता है, एग्लूटिनेट या जुड़ जाते हैं, एक किस्म का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जो अब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। हमें कितनी कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़रूरत होती है ताकि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाए। ये मोस्टली डिपेंड है साइज। जितना लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, यानी उसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा,
तो उतना कम सॉल्ट नीडेड होता है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो इजीली इसमें से, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, इजीली इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल पाते हैं। तो सीरम ग्लोबुलिन है वो भी प्रेसिपिटेट हम करते हैं, मतलब ये तो सीरम ग्लोबुलिन जो होता है हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लैब में जब कुछ टेस्ट्स करते हैं तब हम इनकी प्रेसिपिटेशन रेट देखते हैं अमोनियम सल्फेट पे। देखा गया है कि सीरम ग्लोबुलिन जो है हाफ सैचुरेशन, सैचुरेशन क्या हुआ, ये किसी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है कि वो कब तक मतलब एब्जॉर्ब करे। मतलब फॉर एग्जांपल सैचुरेशन सोल्यूशन क्या है, ये वो सोल्यूशन होता है जिसमें जो सल्यूट है कितना मतलब एब्जॉर्ब होगा उसमें। फॉर एग्जांपल कि एक वक्त आता है सैचुरेशन में कि सोल्यूशन में वो सल्यूट एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तब उसके पास वो स्पेस नहीं होती है कि वो सल्यूट के फर्दर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में ऐड कराए, तो हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो हाफ सैचुरेशन हुआ कि जहाँ पर अमोनियम सल्फेट एक्ट कर रहा है एज अ सल्यूट, वो यहाँ पर मतलब हाफ, उसके पास सिर्फ हाफ एबिलिटी होती है कि वो इसका सिर्फ मतलब डिसॉल्व करेगा, उसके अलावा नहीं, वो आधा जल्दी सैचुरेट हो जाता है। तो हमने देखा एल्ब्यूमिन, जो ये प्रोटीन है, ये भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में आता है, इसके लिए फुल सैचुरेशन रेट होती है, यानी पूरा जब तक सैचुरेट नहीं होगा तब तक ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वाइल एज ग्लोबुलिन हाफ सैचुरेशन में ही प्रेसिपिटेशन करता है। तो और देखा गया कि अगर लो कंसंट्रेशन सॉल्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे बहुत कम, तो वहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो सॉल्युबल बनते हैं, यानी उस प्रोसेस को सॉल्टिंग इन कहते हैं। सॉल्टिंग आउट हुआ कि सॉल्युबिलिटी जो प्रोटीन्स की है वो डिक्रीज हो जाती है और वो प्रेसिपिटेट होते हैं। सॉल्टिंग इन में क्या प्रोसेस होता है, उसमें प्रोटीन्स एक्वस मीडियम में सॉल्युबल हो पाते हैं, वो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते। हम कह सकते हैं कि सॉल्टिंग आउट में प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते हैं। अब है क्योंकि प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट होते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन की, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब किस सब्सटेंस में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है। जैसे कि हम यूरिन में जब हीट अप्लाई करते हैं, अगर कोगुलेशन या प्रोटीन प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेशन शो ऑफ करती है, हम बोलते हैं कि इसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन है। टेस्टिंग मेथड्स में यहाँ पर होता है। अब है प्रेसिपिटेशन ऑफ हेवी मेटल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे हेवी मेटल्स हैं जिनकी वजह से प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सॉल्ट्स का हमने देखा, तो मेटल्स में इसमें आता है लेड, मरकरी आता है, और इसमें अलावा ये भी आते हैं, लेड, मरकरी आता है, कैडमियम आता है, जिंक आता है, आयरन आता है। ये सारे प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स का ये सपोर्ट करते हैं, ये एक कम्प्लेक्स बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने देखा कि जो अगर प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन हेवी मेटल से होगी तो इसके अलावा ये एक कम्प्लेक्स बनाता है अल्कलाइन प्रोटीन्स का और प्रेसिपिटेशन का। अब मेटल्स ही नहीं, हमने देखा कि प्रोटीन्स की जो प्रेसिपिटेशन है वो बाय मीन्स ऑफ एनायनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। यहाँ पर ये टच करूँगी, देखा गया है कि जो एट pH 7 न्यूट्रल pH होता है, pH स्केल की जब हम बात करते हैं, अगर pH 7 होता है इसको न्यूट्रल pH कहते हैं, ना ही ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। और इसके एबो यानी एबो 7 उसको हम अल्कलाइन pH कहते हैं। प्रोटीन्स जो नेगेटिवली चार्जड होते हैं और वो मोस्टली हम देखते हैं उनमें ये होता है, और जो पॉजिटिवली चार्जड मेटल आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो हेवी मेटल आयंस है जैसे लेड है, मरकरी है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज, लेड जो है Pb2 पॉजिटिव चार्जड है, मरकरी है Hg2 पॉजिटिव चार्जड है,
और जिंक है, अगर लेंगे एग्जाम्पल तो आता है Zn2+, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये किन के साथ रिएक्ट करते हैं? नेगेटिवली चार्जड अमाइनो एसिड्स। कहाँ पर? एट pH 7 या उससे एबो, यानी स्लाइटली अल्कलाइन में। और इनका काम क्या होता है? ये जो प्रोटीन्स में चार्ज होता है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी उनको ज़िविटराइन आइंस बनाते हैं। और उसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है ज़िविटराइन आइन यानी आइसोइलेक्ट्रिक pH पे ही ज़्यादा प्रोटीन्स आर टेंड टू बी प्रेसिपिटेटेड, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो हेवी मेटल्स की वजह से प्रोटीन प्रेसिपिटेशन होती है, मगर कहाँ पर? जहाँ पर pH स्लाइटली अल्कलाइन हो या एट न्यूट्रल pH, वो है pH 7 पे। फिर प्रेसिपिटेशन बाय एनोनिक रेजेंट्स। बहुत सारे ऐसे रेजेंट्स हैं, जैसे पिक्रिक एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। ये भी जब प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं ये प्रेसिपिटेट करते हैं। अगर हम इन एसिड्स को ऐड करते हैं प्रोटीन्स के साथ, तो प्रोटीन्स क्या एक्ट करते हैं? एज अ कैटाइंस, क्योंकि ये रेजेंट्स क्या है? पिक्रिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये एनोइन एक्ट करते हैं। तो जब ये रिएक्ट करते हैं प्रोटीन्स, वहाँ पर कैटाइंस बनते हैं, एनाइन और एनाइंस और कैटाइंस आपस में रिएक्ट करते हैं, और तब जाके प्रोटीन प्रेसिपिटेट होता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक, मोस्टली हम ज़्यादा ना ही हम हेवी मेटल्स का लैब्स में यूज़ करते हैं, ना ही हम एनाइनिक एसिड का यूज़ करते हैं। रीज़न है कि जो हेवी मेटल्स है दे आर कोरेसिव, और जो हम क्या बोलते हैं, ये जो एनायनिक रेजेंट्स है पिक्रिक एसिड, इनको स्टोरेज प्रॉब्लम होती है। ये पिक्रिक एसिड जो है ये एज अ सॉलिड नहीं रहना चाहिए, ये लिक्विड में रहना चाहिए। अगर सॉलिड में रहता है तो इट क्रिएट्स मतलब इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसीलिए बेटर जो हम लैब में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन करते हैं बाय मीन्स ऑफ अल्कोहल करते हैं। अल्कोहल जो है वो प्रोटीन्स को डिहाइड्रेशन से प्रेसिपिटेट करता है बाय रिमूविंग वाटर। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है प्रोटीन्स में, और ये आपस में एग्लूटिनाइज या प्रेसिपिटेट एक किस्म का बनाते हैं। और एक प्रॉपर्टी है प्रोटीन्स की, कलर रिएक्शंस। अमाइनो एसिड्स भी हमने देखा कि वो कलर रिएक्शंस देते हैं, जैसे निनहाइड्रिन से वो देते हैं अमाइनो एसिड्स। बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन्स भी अमाइनो एसिड्स के ही बने हैं, तो वो भी कलर रिएक्शंस देते हैं। और ये कलर रिएक्शन जो टेस्ट्स है ये हमें हेल्प करते हैं कि हम देखेंगे किस प्रोटीन में किस टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो टेस्ट है ब्यूरेट टेस्ट, वो जनरल टेस्ट है फॉर डिटेक्टिंग द प्रोटीन्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स की डिटेक्शन हो जाती है। इसमें ये ब्यूरेट टेस्ट जो है ये कैसे बनता है? अगर हम यूरिया को हीट करेंगे एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वी हीट दैट यूरिया एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो तब ये ब्यूरेट कहलाता है। इसको हीट से क्या हो जाता है, जो यूरिया मॉलिक्यूल्स है, अगर हम यहाँ पर मैं बनाऊँगी, यूरिया मॉलिक्यूल इज़ COO बॉन्ड, दिस इज़ अमाइनो ग्रुप, इसमें NH2 और फिर नीचे भी NH2, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। जब हम इनको हीट करते हैं तो ये ऐड होता है विद सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, और ये बनाता है हमें ब्यूरेट फिर क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स यूरिया के, यानी वो जब जुड़ जाते हैं वो बनाते हैं NH2C डबल बॉन्ड O, फिर ये जो NH2 है ये NH बन जाता है, और इसको ऐड होता है दूसरे यूरिया मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड O और NH2, ये यानी 2 यूरिया कंपाउंड जुड़ के ब्यूरेट कंपाउंड बनाता है। इसमें क्या होता है, जब हम ब्यूरेट कंपाउंड ट्रीट करते हैं
किसके साथ, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के साथ अल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि यहाँ इसकी एक्शन के लिए हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए वो अल्कलाइन चाहिए। तो एक ब्लू पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है। लगभग जितने भी प्रोटीन्स हैं वो ये ब्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि इट इज़ अ जनरल टेस्ट फॉर ऑल प्रोटीन्स। यहाँ तक कि अगर 2 अमाइनो एसिड्स जुड़े होंगे बाय या ट्राईपेप्टाइड्स, हम देखते हैं ट्राईपेप्टाइड्स जो है वो 3 अमाइनो एसिड से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स उनके बिटवीन होते हैं, उससे वो जुड़े होते हैं, वो भी पॉजिटिव देता है ब्यूरेट टेस्ट। फिर डिनेचुरेशन, ये भी एक किस्म की जो हम ले सकते हैं। डिनेचुरेशन जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है प्रोटीन्स की। डिनेचुरेशन का मतलब क्या है, मतलब जो नेटिव प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसकी डिऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ प्रोटीन जो क्लासिफिकेशन पहले देखी वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल थी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन थी प्रोटीन्स की। उसमें हमने देखा कि कैसे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्गेनाइज होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये उसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल को ब्रेक करता है, यानी वापस क्वाटरनरी से टर्शियरी बना देता है, टर्शियरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से अल्टीमेटली प्राइमरी। डिनेचुरेशन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को मतलब डिसरप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो डिनेचुरेशन में उन बॉन्ड्स को कुछ नहीं होता है, दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड। लेकिन अलबत्ता जो वीक फोर्सेस होते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी वजह से स्पाइरल बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, वो ये ब्रेक करते हैं, मतलब वो लूज़ हो जाते हैं और वो लॉस करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ये लॉस करने का जो मैकेनिज्म है इसको डिनेचुरेशन कहते हैं। इसलिए डिऑर्गेनाइजेशन इन नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर की उसको डिनेचुरेशन कहते हैं। तो जो फिजिकल एजेंट्स है और केमिकल एजेंट्स जिनकी वजह से डिनेचुरेशन हो सकती है, उसमें फिजिकल एजेंट्स में हीट, अगर हम प्रोटीन को ज़्यादा हीट करें, एक एग्जांपल देख सकते हैं जब हम एग बनाते हैं, उसका जो एग वाइट पार्ट होता है जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, जब तवे में हम डालते हैं आप गौर से देखो कि पहले वही वाइटिश होने लगता है, असल में वहाँ उस एल्ब्यूमिन की डिनेचुरेशन हो रही होती है बाय हीट। तो हीट से वो वाइट कलर का मास बन जाता है जिसको कोगुलेशन भी हम कहते हैं। वायलेट शेकिंग या मैकेनिकल शेकिंग, एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से भी अगर प्रोटीन्स गुजर जाएं तो देखा क्या है कि वो डिनेचर हो जाते हैं, वो लॉस करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स। केमिकल एजेंट्स, अगर एसिड्स में हम रिएक्ट करवाएंगे प्रोटीन्स को, अल्कलाइंस में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि इथर अल्कोहल या यूरिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम देखते हैं कि वो डिनेचर हो जाते हैं। लेकिन डिनेचरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो अमाइनो एसिड की बनी होती है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अगर डिनेचर्ड प्रोटीन्स की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो हेलिकल स्ट्रक्चर लॉस्ट होता है, यानी ये वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स पे आसानी से डिनेचुरेशन एक्ट करता है। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर क्या आता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होते हैं। और जो प्रोटीन है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी फंक्शन लूज़ करता है, क्योंकि हमें पता है मोस्टली जो फंक्शनल प्रोटीन्स हमें मिलते हैं वो कंटेन करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। तो इसीलिए वो फंक्शनल नहीं होते अगर डिनेचर हो जाए। और हमने देखा जो प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं नॉर्मली कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते, लेकिन डिनेचर्ड जो है वो पूरे इनसॉल्युबल, मतलब प्रोटीन्स ऐसे नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशंस तो नहीं है,
कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन इंसॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब इंसॉल्युबल हम नहीं कह सकते तब। लेकिन जो डिनेचर्ड प्रोटीन्स हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशन भी नहीं बनाते हैं, वो टोटल इंसॉल्युबल बन जाते हैं। विस्कोसिटी क्या हुआ, पहले यहाँ टच करूँगी विस्कोसिटी क्या हुआ। जैसे हनी आप लोगे और वाटर, आप देखोगे हनी जो है वो विस्कस है, मोटापन, थिकनेस, मतलब वो रेजिस्ट करेगा फ्लो। विस्कस फ्लूइड्स जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं फ्लो, वाइल एज वाटर जब आप सिपल करोगे वो स्प्रेड होगा। हनी को जब आप डालोगे उसको टाइम वो रेजिस्ट करेगा फ्लो, पानी की तरह नहीं फैलेगा, तो इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। हमने देखा कि जो डिनेचुरेशन है उससे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। बिल्कुल जब हम एग बनाते हैं, एग वाइट, आप देखोगे कच्चा एग वाइट जो होता है सफ़ेदी जिसको बोलते हैं, वो अगर गिर जाएगा वो सिपल होगा। लेकिन अगर हम पका कर कुकड एल्ब्यूमिन रखेंगे, अगर वो गिर जाएगा वो फैल नहीं जाएगा, मतलब वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आप मतलब टेंशन जो क्रिएट होता है, जो भी चीज़ जो डेंसिटी है, मतलब हम देखता है कि जो सरफेस टेंशन है ये उन सब्सटेंसेस में होती है जिनकी जो डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा होती है, वाटर से कम होती है, सॉरी। जैसे कि हम कह सकते हैं वो चीज़ें जो पानी पे फ्लोट होते हैं वो कौन होते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है देन द वाटर, और वो फ्लोट किसकी वजह से हो जाते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से वो फ्लोट हो पाते हैं। तो यानी इनकी वो डिक्रीज़ हो जाती है, और क्योंकि ये फ्रॉथ बनाता है, जब ये मोटा होता है डिनेचर्ड प्रोटीन, ये फ्लोट नहीं रह पाते क्योंकि इनकी जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है। कोगुलेशन जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है प्रोटीन्स की, और डिनेचर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिनेचरेशन, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। जैसे एग वाइट में जब अंडा आप पकाते हो, आप देखो लिक्विड से वो वाइट कलर का बन जाता है। ये जो कोगुलेशन है ये मोस्टली हीट से, मैकेनिकल एक्शन से या अल्कोहल से कैरी किया जाता है। फिर दूसरा हमें आता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन जो है ये केमिकल की वजह से होता है, यानी ये भी कोगुलेंट ही बनाता है मगर केमिकल की वजह से। अगर हम कोगुलेंट ऐड करेंगे वाटर में, वो क्या करेगा, उसकी वजह से ये जो प्रोटीन्स है ये एग्रीगेट यानी आपस में नज़दीक आएंगे और ये एक फोम जैसा बनाएंगे, जाग जैसा बनाएंगे, जिसको इस प्रोसेस को फ्लोकुलेशन कहते हैं। और इससे हम ये इजीली सेपरेट करते हैं। जैसे नहीं हम बटर निकालते हैं दूध में, मतलब अब तो घर में कोई रेडीमेड बटर है, लेकिन प्रोसेस है चर्निंग, मतलब उसको जब मैकेनिकल फोर्स देते थे तो फिर ऊपर एक फोम जैसा निकलता है, तो फिर उस फोम को वो बाहर उठाते थे और वो फिर बटर बनती थी अलग सेपरेट। इससे ईजियर सेपरेशन हम प्रोटीन्स की कर पाते हैं फ्लोकुलेशन प्रोसेस से। लेकिन फ्लोकुलेशन प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल है, मतलब हम फ्लोकुलेशन को वापस फिर एक्वस मीडियम में ऐड करके वापस इसको सॉल्युबल प्रोटीन बना सकते हैं, वापस नॉर्मल प्रोटीन या नेचर्ड प्रोटीन बना सकते हैं। ये प्रोसेस जो फ्लोकुलेशन है ये भी प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर हम प्रेसिपिटेट को फ्लोक्यूलम कहते हैं। ये रिवर्सिबल है, यानी ये वापस नॉर्मल प्रोटीन बना सकती है। मगर अगर हम फ्लोक्यूलम को फर्दर हीट अप्लाई करेंगे तो ये कोगुलम बनता है, यानी इसकी कोगुलेशन होती है। कोगुलेशन जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बिल्कुल जैसे जब एग वाइट को हम हीट करते हैं वो वाइट कलर का लिक्विड से सॉलिड मास बनता है, तो सॉलिड मास से क्या वो वापस लिक्विड प्रोटीन बन पाता है? नहीं, वो इरिवर्सिबल है, दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। जो हमने क्लासिफिकेशन की थी प्रोटीन की वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लेवल थी, तो अब हमें करनी है क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की जो बेस्ड ऑन फंक्शन है।
मतलब कौन कौन से प्रोटीन्स, उनकी क्या क्या फंक्शन है। इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स मतलब इनकी जो कैटेगरीज हमने बनाई है बेस्ड ऑन फंक्शंस है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मोस्टली ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जैसे केराटिन ऑफ हेयर्स, नेल्स, कोलेजन इन बोन्स, या एनिमल्स में हूफ्स है और उनकी हूफ्स है उनमें ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। या हम जो टिश्यूज़ देखते हैं, जो कुछ ऐसे एनिमल टिश्यूज़ है जैसे इपिथेलियम टिश्यू है, उसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है सेल्स का, वहाँ पर भी केराटिन यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जिस पे वो सेल्स अटैच्ड होती है। दूसरी जो इसमें कैटेगरी आती है उन प्रोटीन्स की जो एंजाइम्स होते हैं, यानी वो कैटालिटिक प्रोटीन्स हैं, उनका काम एक्ट करते हैं, वो रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा, ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा, जो भी उसमें वो एंजाइम्स थे वो प्रोटीन्स ही थे, उनको हम कैटालिटिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जिनका काम है एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को जो हमें ज़रूरत है बॉडी में, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना टू द टारगेट, जहाँ पर उन सब्सटेंसेस की एक्शन करनी है। मोस्टली हम देखते हैं न्यूट्रेंट्स देखते हैं या हार्मोन्स देखते हैं, जैसे सीरम एल्ब्यूमिन जो है ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट भी हम इसको कहते हैं, और अदर न्यूट्रेंट्स को भी। और हीमोग्लोबिन जो है ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और हार्मोनल प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स या थायराइड हार्मोन्स, जो भी हार्मोन्स है वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, हमारी जो मसल्स है, जो हमारी बॉडी में मसल्स है, उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो क्योंकि मसल जो है वो बने होते हैं दो किस्म के फाइबर्स से, एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स। और मायोसिन जो है वो एक्ट करता है एज अ मोटर प्रोटीन, जो मायोसिन है मसल्स में होता है ये, वो एक्ट करता है एज अ मोटर प्रोटीन। ये एनर्जी मॉलिक्यूल भी बना देता है, टू सम एनर्जी क्रिएट करता है, एटीपी, किसके लिए, ताकि मसल को एनर्जी मिले कंट्रैक्शन करने के लिए। जो एक्टिन है ये फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स बने होते हैं। जब मायोसिन एनर्जी मॉलिक्यूल क्रिएट करता है और एक्टिन फाइबर्स को देता है, तब एक्टिन फाइबर्स जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इनको इसीलिए कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, जो मोस्टली मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर आती है हमें बहुत सारे प्रोटीन्स, जैसे जेनेटिक प्रोटीन्स आते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। इसमें हिस्टोन्स, डीएनए, आरएनए रिलेटेड प्रोटीन्स जो हमें ज़रूरत लगते हैं, जैसे डीएनए की कॉपी बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, वो भी एक किस्म का प्रोटीन है, आरएनए पॉलीमरेज, ये भी प्रोटीन्स है। जो जेनेटिक रिलेटेड प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर डिफेंस प्रोटीन्स, जैसे एनिमल्स में डिफेंस है पॉइजनस प्रोटीन्स, स्नेक्स में विनोम्स होता है, और इवन यहाँ तक कि चींटी, आंट इतनी छोटी है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये ह्यूमन बॉडीज़ और एनिमल्स में भी होता है, ये इम्यून रेस्पॉन्स देता है अगर हमारी बॉडी इन्वेड है बाय बैक्टीरियाज, वायरसेस और अदर पैथोजेंस जो डिजीज़ काज कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये एंटीबॉडीज़, इनको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये भी एंटीबॉडीज़ एक किस्म के प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स भी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स को लेते हैं। जब तक रिसेप्टर नहीं होगा तब तक हार्मोन्स या एंजाइम्स जो भी है वो एक्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो इम्यून सेल्स है, जैसे बीटा सेल्स है, टी सेल्स है, बी सेल्स, टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, इनकी जो सरफेस है इनकी सेल्स की, वहाँ पर भी हमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब कोई पैथोजन वायरस उन रिसेप्टर्स मतलब को अटैच हो जाते, तभी सेल को पता चलता है कि हमारी बॉडी इन्वेड हुई है, और वो सेल जो है वो फिर एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करना शुरू करती है इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। फिर उसके बाद उस पैथोजन को इरेडिकेट किया जाता है। अब केमिकल नेचर के बेसिस पे
अगर हम देखेंगे अब ये जो तीसरी क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की, यहाँ पर बेसिस ऑफ केमिकल नेचर है, यानी किन प्रोटीन्स का क्या केमिकल नेचर है, क्या फंक्शन है। तो ये तीन मोस्टली ब्रॉडली कैटेगराइज्ड है तीन कैटेगरीज में। सिंपल प्रोटीन्स जो होते हैं वो मोस्टली एक ही किस्म के अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ के बने होते हैं, यानी उसमें डिफरेंट रेजिड्यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ अमाइनो एसिड्स है जो उस पर्टिकुलर प्रोटीन में होने चाहिए। और कंजुगेटेड प्रोटीन्स जो है ये, इसमें तो अमाइनो एसिड्स भी है मगर इसमें साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट है, मतलब एक तो प्रोटीन पार्ट है जो अमाइनो एसिड का ही बना है, लेकिन साथ में एक और पार्ट है जिसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं, जिसको नाम हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर हम उसको नाम देते हैं दैट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप इसको कहते हैं। ये आपस में बनाता है कंजुगेटेड वर्ड से ही पता चला, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, तो ये बनता है कंजुगेटेड प्रोटीन। और प्लस फिर हमें आता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स है जो हमें मिलते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन हो जाती है तब जाके जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, या डिनेचर की गई है, डिनेचर्ड प्रोटीन हुआ है, मतलब हमने प्रोटीन्स की डिनेचरेशन प्रोसेस की, तो जो प्रोडक्ट्स हमें अल्टीमेटली मिले उसको हम डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपल प्रोटीन्स जो है मोस्टली हमें दो टाइप्स के आते हैं। सिंपल प्रोटीन्स मोस्टली दो टाइप्स के आते हैं। एक प्रोटीन जो है, एक टाइप जो है जिसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन टाइप कहते हैं और दूसरे को फिब्रस टाइप। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, अगर इनकी शेप हम देखेंगे स्फायरिकल या ओवल होती है, यानी गोल, इसीलिए नाम ग्लोब्यूलर है, जो गोल मास जैसा ओवल मास बना देता है। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये डाइजेस्टेबल होते हैं, मतलब ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन, जैसे एग हम लेते हैं उसमें जो वाइट पार्ट है वो एल्ब्यूमिन कहलाता है, वो डाइजेस्टेबल है। ग्लोब्यूलिन्स भी आते हैं और इसमें हिस्टोन्स भी आते हैं। एल्ब्यूमिन की अगर बात करेंगे, वाटर में ये सॉल्युबल होता है और हीट की वजह से कोगुलेशन हो जाती है इसकी। ग्लोब्यूलिन्स की अगर बात करेंगे, ये न्यूट्रल सॉल्ट्स में सॉल्युबल होता है और डाइल्यूट सॉल्ट्स में भी ये सॉल्युबल होता है। ये प्रेजेंट होते हैं एग यॉक में जो है उसमें ग्लोब्यूलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन्स जो है ये बेसिक प्रोटीन्स है, ये मोस्टली बेसिक अमाइनो एसिड से बने होते हैं और इनका काम क्या है, स्टोन्स का, इनका डीएनए के साथ जुड़ना होता है। जो डीएनए थ्रेड्स है उनकी ये जुड़कर क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं, अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स। ऐसे ही इसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स है। ऐसे ही फिब्रस प्रोटीन्स है, ये फाइबर लाइक होते हैं, फाइबर हुए रेशे की तरह होते हैं। वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनकी जो डाइजेशन की बात करेंगे, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि फाइबर, जैसे डाइटरी फाइबर आता है रफेज, वो अनडाइजेस्टेड होता है। सेल्यूलोज जो कार्बोहाइड्रेट में पड़ा, बिल्कुल ये भी वैसा ही है प्रोटीन, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे कैराटिन, बाल जो एनिमल्स के भी, शीप वूल, वो भी कैराटिन का बना होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। या हूफ्स डाइजेस्टेबल नहीं होते, या ह्यूमन हेयर या नेल्स, इसमें कैराटिन्स आते हैं। कोलेजन्स जो है ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स को कनेक्ट करते हैं, ये सॉल्युबल होता है। यहाँ पर फिब्रस में ये एग्जाम्पल है, लेकिन ये सॉल्युबल होता है कोलेजन। फिर हमें आता है इलास्टिन, ये वो प्रोटीन्स है, ये वहाँ फाइंड है जहाँ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इलास्टिक मतलब ऑर्गन्स होते हैं, जैसे वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, वो देखो इलास्टिक होते हैं। आर्टरीज उसमें आते हैं, वेन्स आते हैं,
वेन्स आते हैं, और हड्डियों में वो टेंडन्स, वो भी इलास्टिक आते हैं जो मसल्स और बोन्स को जोड़ते हैं। इलास्टिसिटी प्रोवाइड यानी नरमी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमें जो है टाइप कंजुगेटेड प्रोटीन्स, मैं कहा कंजुगेटेड प्रोटीन्स में मोस्टली एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, आरएनए डीएनए, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसमें। ये क्रोमोसोम्स में भी पाए जाते हैं, हिस्टोन्स की एग्जाम्पल है इसमें, और ये आरएनए और डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं। आरएनए डीएनए जो है उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट अगर देखेंगे राइबोज शुगर होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये भी वो प्रोटीन्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जैसे बोन है, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, इनमें इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। इनको म्यूकोप्रोटीन्स भी कहते हैं। अगर आप याद करोगे म्यूकोप्रोटीन्स का मैंने कहा था कि उसमें 90% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, रेस्ट 5% उसमें प्रोटीन होता है। फिर फॉस्फोप्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स, इसमें मिल्क आता है, एग आता है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड PO4 अटैच्ड होता है, यानी इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फिर प्रोटीन्स जो है ये कलर्ड प्रोटीन्स होते हैं। इसमें हमें आता है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो है ये पिगमेंट मसल्स में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ये RBC सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसमें फ्लेवोप्रोटीन्स, वो प्रोटीन जो FMN FAD बनवाने में मदद करते हैं, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और साइटोक्रोम्स जो हमने ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में देखा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो सारे क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स इसमें मेटलोप्रोटीन्स है, ये वो प्रोटीन्स है जिसमें मेटल कंटेन है, जैसे हीमोग्लोबिन जो है एक तो ये क्रोमोप्रोटीन है क्योंकि कलर पिगमेंट प्रोटीन है, और प्लस ये मेटलोप्रोटीन भी है क्योंकि इसमें आयरन ग्रुप कंटेन होता है। सो दिस वाज अबाउट द कंजुगेटेड प्रोटीन।